क्या आप लोगों को पता है गाइस 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, आप ही जैसे स्टूडेंट्स, आप ही जैसा कोर्स जो आप कर रहे हो, सीएस सीएस सीएमए, उसमें फेल क्यों होते हैं? आपको लगता है बच्चे फेल इसलिए होते होंगे क्योंकि वो लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करते होंगे, उनको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझता होगा, उनके काफी सारे बैकलॉग्स हो जाते होंगे, वो ज्यादा घंटे नहीं पढ़ते होंगे। बट मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 90% ऑफ द बच्चे, लाइक द मेजर रीजन बच्चे फेल होते हैं इज नॉट बिकॉज वो लोग डम है या फिर वो लोग पढ़ते नहीं है। इट इज बिकॉज उनको लिखना नहीं आता है आंसर्स। प्रोफेशनल एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करते हैं पेपर, ये उन्हें नहीं आता, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन बच्चे फेल होते हैं। आप कोई भी मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चों से बात कर लो, वो ये जरूर बताएंगे कि उनका रीजन, वन ऑफ द रीजन फेल होने का ये भी है कि वो 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए या फिर उन्हें लिखना नहीं आया। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि आपको लिखना कैसे है, एंड सारी चीजें राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ से राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे फॉर्मेट में होना चाहिए। तो बहुत ही मजेदार वीडियो होगा, लंबा वीडियो होगा। सो पेन पेपर लेके बैठो, काफी सारी चीजें आज आप सीखने वाले हो। चलो इस वीडियो को शुरू करें। तो गाइज मैंने पिछले 10 साल के सारे पेपर्स देख लिए हैं। मैं मेरे टाइम से भी देखते आ रही हूँ पेपर्स, आईसीएसआई के बोल लो या सीए के बोल लो, सीएमए के बोल लो, एंड मैंने पूरे पेपर्स में से समझ लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअल में इंस्टीट्यूट पूछती है, एंड जिस टाइप के पूछती है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखना होता है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? सिर्फ 4 टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर और दो क्लासिफिकेशन आता है, सिंपल केस स्टडी, कॉम्प्लेक्स केस स्टडी। एक होता है डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, उसमें भी दो आता है, सिंपल डायरेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट। इसमें मैं बस एक और ऐड करना चाहती हूँ जो आपको हो जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा कोई और टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब ये सब कुछ क्या होता है इन डिटेल में देखेंगे, बट उसके पहले एक गुड न्यूज आप लोग को देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लिए कोई कोचिंग ढूंढ रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस में, तो पीडब्ल्यूसीएस वाला में अभी 60% ऑफ चल रहा है। 15 अगस्त की डिस्काउंट है, एंड गाइस बहुत ही बढ़िया क्लासेस है बिकॉज यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकर्स निकले हैं, चाहे आप सीएस ईटी के पकड़ लो या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव के पकड़ लो। एंड इतना नहीं गाइस, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिल जाता है, पीवाईक्यू सॉल्व करवाया जाता है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है। एंड अगर आप इनके प्रो बैचेस लेते हो तो यहाँ पे आपको पूरा खजाना फीचर मिल जाता है, चार्ट बुक्स के हार्ड कॉपीज मिल जाते हैं, अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। तो अगर आप दिसंबर या फिर जून 27 में अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो तो इनके सर्वर बैचेस, सर्वर इन्फिनिटी बैचेस की लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाली है, चेकआउट कर लेना। प्लस अगर आप सीएस ईटी के बच्चे हो, फेब में भी अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो इनके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाली है। एक और बात, अगर आप मेरा NP 200 कूपन कोड यूज करते हो तो 200 रुपीज और ऑफ मिल जाएगा। तो थी ना बहुत ही मजेदार इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अब आ जाते हैं हमारे राइटिंग प्रैक्टिस के टॉपिक पर। गाइस केस स्टडी तो आप सबको पता है, बट क्या आपको पता है सिंपल केस स्टडीज भी होती है, कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज भी होती है। अब ये क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिंपल केस स्टडी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछा गया है कि एक डायरेक्टर है एंड वो 3-4 कंपनीज में ऑलरेडी डायरेक्टर है, एंड अभी वो एक और कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, तो क्या वो बन सकता है? ये होता है सिंपल केस स्टडी। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने ऑब्जर्व करा तो सिंपल एक ही फैक्ट दिया हुआ है और आपसे एक ही कंक्लूजन मांग रहे हैं कि क्या वो डायरेक्टर बन सकता है, दैट्स इट। ये होता है सिंपल केस स्टडी। अब आता है कॉम्प्लेक्स केस स्टडी, जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या होता है कॉम्प्लेक्स केस स्टडी? इसी एग्जांपल को पकड़ते हैं कि फॉर एग्जांपल जो मैंने दिया था कि एक डायरेक्टर है जो ऑलरेडी 3-4 कंपनी में डायरेक्टर है, अब वो एक और कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, क्या वो बन सकता है? एंड इसके आगे एक और क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इफ अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस कंपनी में बनना चाहता है तो? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपसे दो कंक्लूजन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। एक तो सिंपल खासा कि वो डायरेक्टर बन पाएगा कि नहीं, दूसरे में उन्होंने फैक्ट थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि व्हाट इफ अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, या फिर व्हाट इफ वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, तो क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे दो फैक्ट हो गए, दो कंक्लूजन हो गए। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज, एंड ज्यादातर आपके एग्जाम्स में चाहे सीएस ले लो, सीए ले लो, सीएमए ले लो, कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज ही आते हैं, एंड बच्चे यहीं पे उलझ जाते हैं कि इसको आंसर कैसे करें, इसको अटेम्प्ट कैसे करें। सो डोंट वरी, दोनों का ही आंसर करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको कैसा फॉर्मेट करना है? प्रोविजंस, फैक्ट्स, कंक्लूजन, दैट्स इट। जब कॉम्प्लेक्स केस स्टडी आती है जहां पे मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं, मल्टीपल कंक्लूजन होता है, तो प्रोविजन आप एक ही, सब कुछ एक ही जगह लिख दोगे, फैक्ट्स आप सब कुछ एक ही जगह लिख दोगे, कंक्लूजन आप सब कुछ एक ही जगह लिख दोगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रीन पर शो करती हूँ कि एक सिंपल केस स्टडी का एग्जाम्पल क्या होगा एंड कॉम्प्लेक्स केस स्टडी का आंसर का एग्जाम्पल क्या होगा। आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हो, चाहिए तो पॉज कर लो, फोटो ले लो, एंड खुद सीखो कि किस तरीके से इसको आंसर किया गया है। कि ये होता है हमारा केस बेस्ड, जो ज्यादातर आपके एग्जाम में ऐसे ही आने वाला है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट। नो, काफी सारे आपके एग्जाम में पेपर्स ऐसे भी है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल ईसीआईपीएल, एसबीआई। तो एक होता है डायरेक्ट सिंपल, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल की ईओजीएम के प्रोविजंस बता दो। ये हो जाता है सिंपल कि हाँ भाई ठीक है, ईओजीएम के प्रोविजंस बताने। अब एक हो जाता है कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट।
कि आपके जो क्वेश्चन में है ना आपको कमेंट कर देते हैं, कि आपको लास्ट में एक सेंटेंस दे देंगे, लास्ट में बोलेंगे कमेंट, या फिर लिखेंगे इलस्ट्रेट विद अ केस स्टडी। तो इसमें हो जाता है कि वो लोग ने सिंपल सी लाइन दिया, कोई केस स्टडी नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा फैक्ट प्रोविजन आपको नहीं डालना है, बस सिंपल सी लाइन दी और उसमें लिख दिया है कमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो आपका ओपिनियन चाहते हैं, तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करते हो तो यहाँ पे आईसीएसई एक्सपेक्ट करता है कि आप लास्ट पैराग्राफ में ना अपना कंक्लूजन भी दो, कि क्या आपके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, एंड क्यों, क्यों गलत है, क्यों सही है, वो आपको पूरा आंसर में बताना होता है। इसका भी मैं शो कर देती हूँ आपको स्क्रीन पर, एक बार जरूर चेक कर लेना कि किस तरीके से अटेम्प्ट किया गया है, चाहिए तो पॉज कर लो, फोटो ले लो। तो गाइस अभी आपने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है डिस्टिंग्विश टाइप, वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं, उसका भी मैं फोटो डाल देती हूँ, ये रहा उसका फोटो। इस तरीके से आपको ना टेबुलर फॉर्म में बनाकर एक बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर बना लेना, आपको अटेम्प्ट करना होता है। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आ जाते हैं कि मैम लेंथ क्या होनी चाहिए, है ना, ये आप लोगों को डाउट है जो मुझे पता है। सो अगर हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन का बात करें लेंथ क्या होनी चाहिए, तो इट शुड बी मैक्सिमम 1.5 पेज, मिनिमम 1 पेज, 1 से लेके 1.5 पेज तक का आपको 5 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है। यही अगर आपका 4 मार्क्स है तो 1 पेज, 3 मार्क्स है तो आधा पेज, एंड अगर 2 मार्क्स का पूछा तो 1 पैराग्राफ इज इनफ। ठीक है, अब आप लोग को लेंथ को लेके डाउट नेक्स्ट टाइम नहीं आना चाहिए, बिकॉज मैंने सारे मार्क्स का बाइफिकेशन दे दिया। 6 मार्क्स का है तो 2 पेज भर लो, एंड अगर 8 मार्क्स का पूछा गया है तो 2.5 पेज तक का भरने का कोशिश करो। एंड जब मैं भरने का वर्ड बोल रही हूँ दैट डजंट मीन कि आप बस भरते जाओ, क्वालिटेटिव आंसर लिखना है, ठीक है। स्पेशली अगर थियरी है, फॉर एग्जांपल ईसीआईपीएल एसबीआईएल में आपका कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। कंपनी लॉ जैसे पेपर में ठीक है, अगर आप 5 मार्क्स के लिए 1 पेज 1.25 पेज भी लिख दो इनफ है, बट अगर थियरी है तो थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा लिखो, आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में कि अब राइटिंग प्रैक्टिस की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप क्वेश्चंस कहाँ से देख सकते हो, आपके मॉड्यूल के हर एक चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहां से स्क्रॉल कर सकते हो क्वेश्चंस। आपके पीवाईक्यूज में आप क्वेश्चंस देख सकते हो, प्लस अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज में फॉर एग्जांपल रैंकर्स और जैसे पेपर्स में अगर आपने एनरोल कर रखा है, आप वहां से क्वेश्चंस देख सकते हो। क्वेश्चंस तो आपको काफी सारी जगह से मिल जाएंगे, गूगल पर सर्च कर लो वहां पे मिल जाएगा, चैट जीपीटी से पूछ लो वहां मिल जाएगा, इवन सीए और सीएमए के क्वेश्चन पेपर्स में आप गो थ्रू कर सकते हो, वहां पे भी आंसर्स गाइडलाइन आंसर्स होते हैं, आंसर्स भी देख सकते हो। अब आ जाता है कि अब इस क्वेश्चन तो आपको मिल गया, लिखे कैसे। तो दो टाइप के स्टूडेंट है, एक वो स्टूडेंट होगा जो ये मैंने आपको बताया प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन इस तरीके से लिख रहा है, मैंने आपको रेफरेंस दिया, अब आप खुद के माइंड में फ्रेम करके लिख पाओगे, ठीक है। एक वो कैटेगरी होती है कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हो कि आप लिख पा रहे हो, शुरुआत कर पा रहे हो, तो फिर डेली बेसिस पे ना 2 से 3 क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करो। द सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे ये होते हैं कि जिन्हें सब कुछ मैंने बता दिया बट फिर भी वो नहीं लिख पाएंगे, एंड 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं कि वो नहीं लिख पाएंगे, उनको सब कुछ पता है कि पहले प्रोविजन लिखना है, फैक्ट लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, बट वो पहली लाइन ही नहीं लिख पाएंगे, उनके माइंड में ही नहीं आएगा कि यार लिखे क्या। तब कैसे आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, देख देख के लिखो। वो टाइम याद करो जब आप छोटे थे, स्कूल जाते थे, मैम आपको काफी बार लिखवाती थी ना देख देख के, हमने एबीसीडी कितनी बार लिखी है, कितनी बार बोली है, तब जाके हमको याद हुई है। रेपिटेशन है ना, पहले हमें देखना पड़ता है, फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठता है। सो अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आंसर सामने है, आंसर देखो और लिखो, अवेयर होके लिखो बट, ठीक है। और ये कंटिन्यूस 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक लगातार डेली 5 क्वेश्चन आंसर्स देख देख के लिखो, एंड टाइमर भी सेट करो कि कितना टाइम लग रहा है आपको, ठीक है। आप देखोगे 8वें दिन पर ना आपका माइंड खुद ब खुद फ्रेमिंग सीख जाएगा, वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपका ब्लैंक होना बंद हो जाएगा, बट ये 7 दिन तक लगातार आपको करना होगा। इस तरीके से आप राइटिंग प्रैक्टिस की शुरुआत करो। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोलते होंगे कि यार हम लिख तो रहे हैं बट फिर भी हम पास क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि पता है एक चीज आपको बताती हूँ, आप अपने हिसाब से लिख रहे हो, आपको नहीं पता कि वो आईसीएसआई का स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है कि नहीं है, आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं है, आपको कोई बताने के लिए नहीं है ना कि आप जो लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। दैट्स व्हाई रैंकर्स वेब यहाँ पे रेस्क्यू की तरह आता है, जो भी आप लिख रहे हो ना उसको चेक करवाओ गाइस, एंड चेक ऐसे किसी से भी मत करवाओ, अगर आपको चेक करवाना ही है अच्छे मेंटोर या फिर अच्छे टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म से ही करवाओ, आपके लिए रैंकर्स वेब तो है ही। अगर आपको टेस्ट देने का टाइम नहीं है ना तो गाइस यहाँ पे बच्चे ना हमको व्हाट्सएप पे भेजते हैं 2-3 क्वेश्चन आंसर्स डेली राइटिंग प्रैक्टिस करके, और हम व्हाट्सएप पे उनका चेक करके 2-3 आंसर्स उन्हें रिव्यू दे देते हैं। सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे रैंकर्स वेब में मिल जाती है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, मॉक पेपर्स है, एआईआर लेवल चेकिंग है, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस जो मैंने आज आपको सिखाया वो रैंकर्स वेब के बच्चे बहुत पहले ही सीख गए, तो काफी आगे बढ़ गए, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस काफी सारे होते हैं, मॉड्यूल के पीछे के सारे क्वेश्चंस हम हमारे बच्चों को सॉल्व करवाते हैं।
पूरा एग्जाम रेडी बना के ही उन्हें भेजते हैं। द गुड थिंग इज कि यहाँ पे ना 50% ऑफ चल रहा है, तो स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करके आप भी जल्द से जल्द रैंकर्स वेव का पार्ट बनो एंड जल्द से जल्द राइटिंग प्रैक्टिस सही तरीके से करने का शुरुआत करो। सो यस गाइस, दैट्स इट। ये सब कुछ मैंने आपको राइटिंग प्रैक्टिस को लेके बता दिया। एंड यहाँ पे मैं एक और आपको पेपर शो करना चाहती हूँ, जो कि है स्नेहा हनत का, जिसने कंपनी लॉ के पेपर में 83 लाया था। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि इसने कैसे लाया, क्या आंसर्स थे। आप इसका जरूर एक बार चेकआउट करना। एंड अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं तो इसने पूरा प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन यही फॉर्मेट अप्लाई किया था। एंड इसकी लेंथ भी आप देखना, प्रॉपर 1.5 पेज तक की जा रही है। यस गाइस, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।